Hello, I'm Christina Bliss. So welcome to my channel once again. So hope you all are doing very well. I'm also good. So as today continue with the same chapter, that is the French Revolution, and the next topic in the French Revolution is the course of revolution. So today we are going to study about the course of revolution. कि इस टॉपिक में आपका जो रेवोल्यूशन के बारे में है वो क्या क्या चीजें लिखी हुई है. In 1789, the French government found itself in a grip of a huge financial crisis. Obviously, French Revolution से पहले, French Revolution के बाद भी, ठीक है, आपका जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो अपने आप को काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा हुआ उसे समझ में आने लगा कि हम बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबे हुए हैं. So on 5th May 1789, King Louis 16, King Louis 16 summoned a meeting of the State Journal. तो आपके जो किंग लुइस 16 थे, किंग लुइस 16, ओके, किंग लुइस 16 जो थे उन्होंने देखा कि भाई फ्रांस की गवर्नमेंट जो है, फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज आपके फाइनेंशियल क्राइसिस में डूबा हुआ है. तो उन्होंने एक फटाफट एक इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई, ठीक है, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज मीटिंग इज टू बी फॉर स्टेट जर्नल्स. जो स्टेट के जर्नल थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, याद होगा आपको. सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया था टू गेट देयर कंसर्न टू इंपोज न्यू टैक्सेस, ठीक है. स्टेट जर्नल, स्टेट जर्नल्स को बुला के उन्होंने मीटिंग करी, ठीक है. और इस मीटिंग में उन्होंने क्या डिसाइड किया, उनका ये दिमाग में उनकी ये चीज चल रही थी कि हम भाई क्या करते हैं, सारे लोग मिलके बैठ के बात करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं. तो हम जो है अगेन जो है लोगों पे कुछ नए टैक्सेस जो है हम इम्पोज करते हैं उनके ऊपर, ठीक है. तो दैट इज impose on new taxes. ओके, न्यू टैक्सेस इम्पोज करने की जो है इनकी अपनी ये डिमांड होने लगी, बातचीत, मतलब इनका अपना ये व्यू था कि नए टैक्सेस हम इम्पोज करेंगे. ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वर 3 स्टेट्स, आपको पता ही है उस टाइम पर आपके 3 स्टेट्स थे, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. और इसमें से इन तीनों स्टेट्स में से ऑलरेडी जो है थर्ड स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा था और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो थी लोगों की वो इसी थर्ड स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी लोगों की, ठीक है. फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन लोगों की नहीं थी. क्लर्जीमैन्स, चर्च के थे और इसमें आपके लैंडलॉर्ड्स और यही सब लोग थे, ठीक है. सो द कॉमन the first and second state consisted of the upper class. First और second state upper class consider किया गया and the third state was the commoner. ये मैंने आपको already बता ही दिया कि third state में सारे common people थे. The commoners third state was in majority और ये लोग जो थे वो majority में थे. Majority यानी कि अभी मैंने आपको बताया that is सबसे ज्यादा लोग जो थे इसी common जो थर्ड स्टेट था उसमें सबसे ज्यादा कॉमन पीपल आपके थे, ठीक है. तो भाई जब टैक्स इम्पोज करेंगे तो सबसे ज्यादा टैक्स का भार भी जो है थर्ड स्टेट पे ही आएगा, थर्ड स्टेट को ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है आपका देना पड़ेगा, ठीक है. सो दे डिमांडेड दैट द मैटर पुट बिफोर द असेंबली शुड बी डिसाइडेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बट द अदर टू स्टेट्स टू स्टेट्स वर अगेंस्ट दिस. अच्छा, इन्होंने क्या किया कि असेंबली में भाई ये बात रखी जाएगी कि हमें और न्यू टैक्सेस जो हैं इम्पोज करने हैं, तो ये बात हमें असेंबली में रखनी चाहिए और इसके ऊपर फैसला तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है इसके फेवर में होंगे, तभी इसका फैसला होगा. यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल लोग कहेंगे कि हाँ भाई न्यू टैक्सेस इम्पोज करने चाहिए, तभी हम जो है न्यू टैक्स इम्पोज करेंगे. बट हुआ क्या, बट द अदर 2 स्टेट्स वर अगेंस्ट दिस. अदर 2 यानी कि बाकी 2 जो स्टेट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे. बाकी 2 जो थे वो इसके अगेंस्ट थे. द कॉमनर डिक्लेयर द थर्ड स्टेट.
अब ये जो हुआ, जो कॉमन पीपल्स थे, इन्होंने क्या किया, एक और स्टेट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एक और थर्ड स्टेट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा ये तो थर्ड था, सॉरी ये थर्ड था ऑलरेडी, बट इन्होंने एक और स्टेट डिक्लेयर कर दिया, एक और स्टेट जो है इन्होंने बनाया, डिक्लेयर थर्ड स्टेट एज द नेशनल असेंबली के सामने, एंड दिस प्रूव टू बी द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो और यहीं से जब ये थर्ड स्टेट बना, तो यहीं से जो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, बिगिनिंग, दिस हियर द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, द किंग डिक्लेयर द डिसीजन ऑफ द न्यू असेंबली, जो किंग था उसने नई असेंबली का जो डिसीजन था उसको डिक्लेयर किया इनवैलिड, इनवैलिड कर दिया, जो नई असेंबली ने जो डिसीजन दिया उसको इनवैलिड कर दिया, ठीक है, एंड डिसमिस सम ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के कुछ मेंबर्स को जो है उसने डिसमिस कर दिया। अंडरस्टूड? दोबारा से बता देती हूँ, द किंग डिक्लेयर द डिसीजन ऑफ द न्यू असेंबली इनवैलिड, किंग ने नई असेंबली ने जो डिसीजन दिया उसको जो है डिसमिस कर दिया, इनवैलिड कर दिया, मतलब उसको नहीं माना, ठीक है, एंड डिसमिस सम ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट्स के कुछ मेंबर्स जो थे उसने डिसमिस कर दिया, हटा दिया वहां से, ठीक है, एंड दिस लेड टू द नेशन वाइड प्रोटेस्ट। अब ये जब थर्ड स्टेट के कुछ मेंबर्स को उन्होंने हटा दिया, तो फिर जो है ये मतलब जो कॉमन पीपल्स थे उनके अंदर ना गुस्से में एक आग सी उनके अंदर से होने लगी कि भाई ये क्या तरीका है, हमको हमारा हक नहीं मिलता है, हम पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, हम गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, हम मतलब आप एज यूजुअल समझ लीजिए जिस तरह से इस समय पाकिस्तान का हाल है उसी तरीके से फ्रांस का हाल था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, ठीक है। तो जिस वजह से ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, पाकिस्तान में भी पीपल्स को इवन यू सेड, अगर आप हिंदू पीपल्स जो वहां पर है उनकी बात करें तो उनकी दशा तो बहुत ही ज्यादा दर्दनायक है, लेकिन जो मुस्लिम्स पीपल्स हैं वहां पर, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी भी दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। टैक्सेस इम्पोज है, पाकिस्तान इज टोटली इन डेप्थ, ये आपको पता ही है, आप लोग न्यूज इसलिए मैं कहती हूँ कई बार अपने स्टूडेंट से कि न्यूज प्लीज न्यूज जरूर देखा करो, ठीक है, मैं कई बार अपने बच्चों से बोलती हूँ न्यूज जरूर देखा करें, क्योंकि न्यूज जो है आपको नई नई इंटरनेशनल चीजों के बारे में अपडेट्स देती रहती है, ठीक है। तो जो उस समय फ्रांस का जो हाल था वही हाल, सॉरी उस समय जो फ्रांस का हाल था वही हाल हाँ पाकिस्तान का इस समय, ठीक है। तो भाई वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, एंड प्रोटेस्ट की वजह से एंग्री मॉब्स स्टॉर्म द बास्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789, ठीक है। और जो एंग्री मॉब्स यानी कि जो गुस्से की जो भीड़ थी, इसने क्या किया, जो किंग की जो प्लेस थी उसमें इन्होंने 14 जुलाई 1789 में जो है 14 जुलाई 1789 में इन्होंने किंग की जो प्लेस थी वहां पर जाकर इन्होंने विद्रोह कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया वहां पे। दे फ्रीड द प्रिजनर्स एंड रेज्ड द जेल, ये लोग सब मतलब एक जेल में घुस गए, बहुत बड़ी जेल थी, इन्होंने क्या किया जितने जो कैदी थे, प्रिजनर्स थे, उन सबको जबरदस्ती उस जेल से खोल दिया, रेज द जेल बिल्डिंग टू द ग्राउंड, और पूरी जेल बिल्डिंग को जमीन में गिरा दिया, दफन मतलब गिरा दिया, सब तोड़ फोड़ दिया। सेम एज इट इज पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, आप लोग न्यूज देख सकते हो। द फॉल ऑफ द बास्टाइल मार्क द फॉल ऑफ द मोनार्की, यानी कि आप ये समझ लीजिए आप जो पूरा बेस्टाइल था, बेस्टाइल जो थी अकॉर्डिंग द पेरिस, ठीक है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, इसमें कुछ बेस्टाइल के बारे में दिया हुआ है। द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल अकर इन पेरिस ऑन 14 जुलाई 1789, द मेडिवल फोर्ट्रेस एंड द प्रिजनर्स इन पेरिस known as the Bastille represented royal authority in the center of the Paris, while the prison only contained even prisoners at the time of its storming. Its fall was
was the flashpoint of the French Revolution and it subsequently became an icon of the French Republic. यानी कि बैस्टाइल बेसिकली जेल होती थी, बहुत बड़ा किला टाइप होता था, उस किले में जेल होती थी। तो इन्होंने क्या किया, वो पूरे का पूरा किला जो है गिरा दिया और वो किंग भी वहां पर रहता था। ठीक है, प्रिजनर्स के लिए जो है अलग वो बनाया हुआ था, तो सारे प्रिजनर्स को जो है इन्होंने आजाद कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, और पूरी वो जो बिल्डिंग बेस्टाइल जो ये बिल्डिंग पूरी जो बनी हुई थी, ठीक है, बना दिया मैंने ऐसे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो बिल्डिंग थी, वो पूरी बिल्डिंग इन लोगों ने गिरा दी और जहां ये बेस्टाइल गिरा वहीं जो है मोनार्की भी जो थी फ्रांस में खत्म हो गई, बिकॉज देखा द फॉल ऑफ द बेस्टाइल मार्क्ड द फॉल ऑफ मोनार्क। ठीक है, और द फॉल ऑफ मोनार्की सिस्टम। तो यहाँ पे आपका मोनार्की सिस्टम जो था वो खत्म हो गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन कई सालों तक चला, 14 जुलाई 1809 में जो है ये इन्होंने सारी चीजें करी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ये आपके कुछ कॉजेस थे। क्या है इसका 89 एंड 63। ओके, ठीक, तो ये आपके कुछ रीजंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन ये शॉर्ट में इन्होंने कैसे, कहां से, क्या हुआ, असेंबली में, गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें हुई, ये सब इन्होंने बता दिया फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, किस तरीके से फॉल ऑफ मोनार्की हुई ये बताया यहाँ पर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है, दैट इज फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले ये टोटल मोनार्की था, टोटल सारी चीजें जो थी वो किंग के हाथ में थी। अब यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि किंग रहेगा, मोनार्की सिस्टम रहेगी, मोनार्की गवर्नमेंट रहेगी, बट क्या होगा कि जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्री में वर्क करेगा। किंग भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन अब उसने कितना फॉलो किया, कितना नहीं फॉलो किया, दैट वी विल सी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कम टू फ्रेंच। फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। France became a constitutional monarchy. Okay, France became a constitutional monarchy. Now, The National Assembly drafted a constitution in 1791. यहाँ आपका 89 में फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होने के कगार पे था। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तब से, और यहाँ पर जब भी उन्होंने बेस्टाइल को गिराया तभी मोनार्की भी, पूरी मोनार्की गवर्नमेंट खत्म हो गई, पूरी मोनार्की गवर्नमेंट गिर गई। अब क्या हुआ, 1791 में असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन जारी किया। ठीक है, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन जारी किया कि ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मेड फ्रांस अ लिमिटेड मोनार्की, जिससे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जारी किया, जिसे मैंने कहा ना कि क्या कहते हैं आपका मोनार्की रहेगी, मोनार्की टाइप की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन जो किंग है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ये लिखा हुआ है that which made France a limited monarchy, यानी कि फ्रांस में आपकी मोनार्की रहेगी लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। Monarchy is there but with constitution.
विद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मोनार्की वर्क करेगा। मोनार्की वर्क करेगा, मोनार्की यानी कि यहाँ किंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किंग वर्क करेंगे किसके अकॉर्डिंग? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किंग वर्क करेंगे। अंडरस्टूड? ये था अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द किंग एंड द असेंबली वुड वर्क टुगेदर टू गवर्न फ्रांस। किंग एंड द असेंबली, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग क्या था? नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि आपका किंग एंड असेंबली टुगेदर, दोनों मिल के वर्क करेंगे। वर्क टुगेदर, दोनों मिल के वर्क करेंगे नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। The power to make law were given to the National Assembly, which was indirectly elected. जो पावर है लॉ बनाने की, जो ताकत पावर है लॉ बनाने की, ताकत ही कह सकते हैं, ठीक है, ताकत ही कहेंगे। पावर इज, जो लॉ बनाएगा वो जो है नेशनल असेंबली जो है वो, उसके पास सारी पावर है लॉ बनाने की, सारी पावर उसके पास है। which was indirectly elected, और असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वो। द पीपल वर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, लोगों को एक एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन के तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। एंड वो एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स है क्या? let us see those who had the right to vote were active and others were the passive, ठीक है। now active और passive क्या है? एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स वो हैं, आपने इंग्लिश में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। तो एक्टिव सिटीजन्स वो हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली मतलब है वोटिंग से, ठीक है। जो वो जिनको वोटिंग राइट दिया हुआ है वो एक्टिव सिटीजन्स हैं, और जिनको वोटिंग राइट नहीं, सॉरी, जिनको वोटिंग राइट दिया है वो एक्टिव सिटीजन्स है। बाकी जो उसके अलावा जो भी बचे, रेस्ट ऑफ देम, ठीक है, आर पैसिव। रेस्ट ऑफ देम आर पैसिव, ओके। नाउ ओनली मेन अबव 25 इयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्स, जो मेन है जो कि 25 इयर्स की एज से ज्यादा है वो सिर्फ वोट कर सकते हैं, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। तो वो जो इंसान है जो 25 इयर्स की जिसकी एज है, ठीक है, और क्या बताया, 25 इयर्स ऑफ एज, और जो टैक्स पे करता है, टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर, वो किसके इक्वल है? यहाँ पर इन्होंने बताया वो इक्वल है उस बंदे के, वो इक्वल है जो लेबर 3 दिन तक काम करता है, उसे 3 दिन के वेजेस मिले हैं। 3 days of labor wages were given the status of active citizen, ठीक है। तो इसके ये इक्वल है, वो एक्टिव सिटीजन माना जाएगा वो लेबर जो 3 दिन तक आपका काम करता है, 3 दिन तक काम कर रहा है और उस 3 दिन के उसको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। 3 days of laborers wage, 3 days of laborers wages, ठीक है। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपका एक्टिव सिटीजन से, एक्टिव सिटीजन के इक्वल है, ठीक है। तो ये एक्टिव सिटीजन में आएगा, और ये गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि भाई 25 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है, 25 इयर्स ऑफ एज एंड टैक्स पेयर होना चाहिए। और जो ये जो क्राइटेरिया है, ये अगर कोई पर्सन है जिसने 3 दिन तक काम किया है, लेबर है वो, और जो है उसका 3 दिन का उसका जो है वेजेस आया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है आपका इसके इक्वल होगा, और वो ये दोनों ही एक्टिव आपके सिटीजन्स कहलाएंगे। समझ आ गया? ये दोनों ही आपके एक्टिव सिटीजन्स में आएंगे, ओके। तो ये हो गया फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना ये मैं आपको बता दिया, ओके। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। अब पहले तो बना ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क और उसके बाद बना टोटल रिपब्लिक बना। So next topic is that is how France became a republic country. Republic means अब यहाँ पर लोगों को जो है रिपब्लिक यानी डेमोक्रेटिक हो गया है, ठीक है, डेमोक्रेसी आ गई है फ्रांस में, इस समय डेमोक्रेसी है, ठीक है। एंड साथ ही साथ लोगों को पीपल गेट टू नो व्हाट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक में आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दोनों चीज आती है, ठीक है। When we are talking about republic, republic means equality, fraternity and liberty. So, France became a republic. The new legislative assembly was weak and divided. अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के टाइम पे जिस असेंबली ने सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसमें ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको किंग को पूरा राइट नहीं है, मोनार्की को पूरा सारा कुछ नहीं मिलेगा, किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब लेकिन क्या हुआ आगे जब इसी तरह फ्रांस चल रहा था तब क्या हुआ, ये न्यू असेंबली भी जो थी वीक रही, वीक मानी गई, ये मतलब कह सकते हैं काम नहीं कर पाई, ठीक है, वीक हो गई और ये डिवाइडेड हो गई। दो फ्रांस हैड अडॉप्टेड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस ने नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट तो कर लिया था, बट सिचुएशन कंटिन्यू टू बी टेंस्ड। लेकिन अभी भी फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो टेंस बनी हुई थी, मतलब टेंस मतलब टेंशन थी, ठीक है। सही से गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही थी, किंग नहीं वर्क कर रहे थे, कभी किंग कर रहा था, किंग तो खैर कर ही नहीं रहा था, गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रही थी, लोगों को ठीक से वेजेस नहीं मिल रहे थे, लोगों को ठीक से फूड नहीं मिल रहा था, वर्क नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। Now, France became a republic. So, in April 1792, the new government faced a foreign threat from Austria and Prussia. Okay, तो 1792 में फ्रांस को एक नया थ्रेट मिला, ठीक है, थ्रेट, यस, THREAT, थ्रेट, थ्रेट टू बी कॉल्ड एज धमकी, ठीक है। My Hindi language is not good, so please correct it yourself. Okay. So, धमकी मिली क्या? New government have faced a foreign threat, Austria and Prussia, ठीक है। पर्शिया ये वही कंट्री है, पर्शिया जो आज ईरान है, ठीक है। पर्शिया इट वाज द अर्लियर नेम इट्स पर्शिया, और पर्शियन पीपल वहां रहा करते थे, ठीक है। तो एक थ्रेट मिला फ्रॉम ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया। ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया सब क्या धमकी मिली कि भाई फ्रांस पे अटैक करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है ना। दैट इज दीज नेशन विश्ड टू रीस्टोर द किंग एंड द नोबल्स टू देयर पोजीशंस। क्या थ्रेट था कि ये जो स्टेट थे, ये जो कंट्री थी, वो ये चाहती थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ना रहे ऑस्ट्रिया में और टोटल किंग का रूल रहे। देखो यहाँ पे लिखा है दैट रीस्टोर द किंग, एनसीईआरटी की बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ये जिस बुक से वेयर आई एम टीचिंग दैट इज केएस रंधावा, इट्स वेरी गुड बुक, बहुत अच्छी बुक है, वेरी नाइस, यू कैन बाय इट एंड यू कैन यूज इट फॉर योर सेल्फ स्टडी के लिए, आप इसको यूज कर सकते हो। एनसीईआरटी में कई चीजें ऐसी हैं जो आई डोंट थिंक सो की जरूरत नहीं है कई चीजों पे, और उन्होंने कई चीजों में स्टोरी वगैरह दे रखी है, लाइक जैसे शायद रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर है या कौन सा है मुझे याद नहीं है, इसके बाद दैट इज अबाउट द हिटलर वाला जो चैप्टर है आपका, एनसीईआरटी में भी होगा, आप उसमें चेक कर लेना। हाँ, अबाउट हिटलर एंड ऑल दैट ना, थोड़ा सा इसमें वैसे दिया हुआ है, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, नाजिज्म वाला चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का वाला चैप्टर है ना, पूरा ही चैप्टर अलग है। यस, जो हिटलर वाला चैप्टर है
उसमें मतलब कई ऐसी चीजें मतलब कंट्री के बारे में बताना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, लेकिन उनमें क्या क्या है एनसीईआरटी में आप अगर पढ़ोगे तो उन्होंने हिटलर की मतलब बचपन से उसके पैदा होने तक की पूरी स्टोरी एक पैराग्राफ में बिना मजे की दे रखी है, ठीक है। तो बट आई प्रेफर दिस बुक, बहुत अच्छी है। यू कैन ऑल्सो बाय इट इफ यू वांट टू टेक। सो ओके, कम टू द चैप्टर नाउ। रिस्टोर द किंग, किंग को दोबारा रिस्टोर करना चाहते थे, एंड नोबल्स टू देयर पोजीशन, और जो नोबल्स थे वही जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट में नोबल्स थे, ठीक है ना, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको वो मतलब वही चीज दोबारा करना चाहते थे। ऑस्ट्रिया और पर्शिया मतलब धमकी दी कि आप भाई किंग वाला जो रूल है, किंग को ही आप जो है हेड बनाइए, और वही फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट ये होना चाहिए, नहीं तो जो है ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। बट दिस आइडिया वाज नॉट लाइक्ड बाय द पीपल, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद आया। सो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन आर्मी। तो बहुत सारे जो पीपल्स थे, कॉमन पर्सन थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जो कॉमन लाइफ थी, सिंपल लाइफ थी, उसको छोड़ के और जो है वो आर्मी में ज्वाइन हो गए, क्योंकि यहाँ से धमकी आ रही थी भाई वो अटैक कर सकते हैं एंड ऑल दैट, ठीक है। दिस वाज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड ऑटोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप। दे सॉ, फ्रांस के पीपल्स ने ये देख लिया था कि भैया ये जो बात वॉर है, एक वॉर छिड़ चुकी है, और वॉर अब किसके किसके बीच में है, दैट इज द कॉमन पीपल एंड किंग एंड एरिस्टोक्रेसी, शायद, हाँ एरिस्टोक्रेसीज है, एरिस्टो है, एरिस्टोक्रेसीज के बीच में ये वॉर है। यानी कि सिंपल वे में अगर हम बोले, एरिस्टोक्रेसी वही होती है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, एरिस्टोक्रेट पीपल्स, करोड़पति लखपति लोग जो है वो कंट्री के ऊपर रूल करें, किंग उनकी बात सुने, वो किंग की बात सुने, बाकी जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास है, उनकी बात कोई ना सुनी जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व करने वाला नहीं हो, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पर अब लड़ाई थी, क्योंकि किंग को सपोर्ट मिल रहा था ऑस्ट्रिया और पर्शिया से, ठीक है, तो किंग और चौड़े में हो गया था, भाई मुझे तो बाहर कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं तो फिर से गद्दी पे बैठूंगा, राज गद्दी पे बैठूंगा, ठीक है। लेकिन कॉमन पीपल को ये बात जो थी नहीं हजम हुई। कॉमन पीपल हैड जॉइन आर्मी, उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, और आर्मी ज्वाइन करके वो बोले अब तो भाई ये तो वॉर है, देखा ना, दे सॉ दिस एज अ वॉर, उन्होंने इस सिचुएशन को वॉर की तरह देखा, और वॉर की तरह देखकर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। नाउ द वॉर इन बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में और किंग के बीच में ये जो थी वॉर थी, ठीक है। अब ये वॉर थी अपने हक के लिए लड़ने की वॉर थी, लेकिन व्हाट हैपेंड कि भाई इसमें गोलाबारी भी चल सकती थी, हथियार भी यूज हो सकते थे, इसलिए कॉमन पीपल हैड जॉइन द आर्मी, ठीक है। सो इन यूरोप, हाँ और एक चीज और, ये यहीं पर ही नहीं हो रहा था, ये ऑल ओवर आपके ये चीज जो थी ना पीपल और किंग के बीच की, ये पूरे यूरोप में हो रहा था, ठीक है। यूरोप लिख लो, या यू कैन से ऑल होल ऑफ द यूरोपियन कंट्री आल्सो, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे यूरोप में हो रहा था, ये कोई सिंपली यहाँ पर नहीं था कि फ्रांस में है, या सिंपल जर्मनी में है, या रशियन रेवोल्यूशन पड़ा तो सिर्फ रशिया में है, ये पूरे यूरोप में था, और यूरोप से धीरे धीरे एशिया में भी घूम रहा था, इंडिया में भी यही चीज हो रही थी। जब आपके फ्रांस में ये हो रहा था तो इंडिया में ही एज इट इज सेम यही चीज हो रही थी, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर मार्च इनटू द पेरिस सिंगिंग ला मर्सिडीज द नेशनल एंथम। तो बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे वो फ्रांस की तरफ जो है, पेरिस की तरफ जो है अपना चल पड़े, ठीक है। मार्च निकाला उन लोगों ने, पीपल्स ने मार्च निकाला पेरिस की तरफ, और अपना वो लोग अपना नेशनल एंथम गाते हुए जा रहे थे, दैट इज मार्सिलाइज, ठीक है। नेशनल एंथम गा रहे थे, कंपोज्ड बाय द पोएट जो कि एक पोएट है वहां के, ठीक है, क्लॉड जोसेफ रॉगेट डी लाइजल, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है,
ये पोएट थे, तो इन्होंने ये इनका नेशनल एंथम बनाया था। तो ये नेशनल एंथम गाते गाते जो है ये पेरिस की तरफ को मार्च कर पड़े, जैसे हमारी कंट्री में हुआ डांडी मार्च, ठीक है। सो द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस गेव राइज टू जैकोबियंस। अब यहाँ पर जो था, फ्रांस में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, पॉलिटिकल चीजें सही नहीं हो रही थी, साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत थे। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी, और वो था आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यूरोप में एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थी, वहां की सिचुएशन जो थी, इन ये दो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इसके साथ साथ कॉमन पीपल की तो सिचुएशन खराब थी, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हाई फाई पे था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हाई फाई में था। एंड इसी के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस गेव राइज टू जैकोबियंस। एक ग्रुप बन के आया कॉमन पीपल के बीच में से, जिसका नाम था जैकोबियंस, ठीक है। उस ग्रुप ने अपना नाम रखा जैकोबियंस, ओके। सो नाउ हु आर जैकोबियंस, और इसके बाद जो है ये जो रेन ऑफ टेरर जो था, ये टेरर का जो पीरियड था, ये टाइम था, ये कैसे स्पेंड हुआ, किंग टोटली कैसे खत्म हुआ, ठीक है, किस तरह से सारी चीजें हुई फ्रांस में। ठीक है, किंग ने किस किस तरीके से लोगों के साथ गलत गलत किया, बहुत सारे लोगों को मारा भी उसने। जैकोबियंस जो नया ग्रुप बना था, ठीक है, दैट इज जैकोबियंस, सॉरी। सो जैकोबियंस जो ग्रुप बना, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका क्या रोल रहा, कैसे कैसे उसने लोगों को प्रेरित किया डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Hope you like this video very well. You understand the topic. So if you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.